हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। और आज से आपका आज से आपका अब न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है और न्यू ईयर में हमारी पहली वीडियो आने वाली है इस चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी MCQ सीरीज चली रही है और आज इस सीरीज में चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का दूसरा लेक्चर होने वाला है, जहां पे कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे आपके कवर अप होंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और आप भी इन क्वेश्चंस को पहले ट्राई जरूर कीजिएगा मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछ रहा है अमाइलोपेक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ। अब जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। अमाइलोपेक्टिन जो आपका होता है, ये यहाँ पे आपका अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोपेक्टिन आपका और कुछ नहीं बल्कि एक पॉलीसैकेराइड ही होता है। पॉलीसैकेराइड होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, पॉलीसैकेराइड जो होता है वो एक ऐसे तरीके का आपका कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको आप फर्दर जब आप इसको तोड़ते हैं तो ये मोर देन 10 यूनिट्स में ये टूट के निकलता है। यानी इसका कोई लिमिट नहीं रहता, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में टूट के निकल सकता है। तो पॉलीसैकेराइड वही होते हैं, और पॉलीसैकेराइड का एक एग्जांपल आपका होता है यहाँ पर अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। और एक चीज और, ये जो आपका होता है ये एक वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट भी माना जाता है। वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट, वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च कहा जाता है। स्टार्च का वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट भी इसको कहा जाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमें बताना कि अमाइलोपेक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि अमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें कैसे लिंकेजेस होते हैं, हमें ये चेक करना है। तो याद रख लीजिएगा, सबसे पहली बात तो अमाइलोपेक्टिन जो रहता है ये अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता है। सबसे पहली बात, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से ये बनता है, यानी कि इसमें जो स्ट्रक्चर रहता है इसमें ग्लूकोज के ही कंपोनेंट्स रहते हैं और उनमें अल्फा डी यहाँ पर इसका वर्ड यूज होता है इसको डिफाइन करने के लिए लिंकेजेस के थ्रू। तो और इसमें जो चेन आपकी रहती है वो आपकी चेन जो रहती है इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, और ये लिंकेज होता है आपका C1C4 कार्बन यूनिट्स में। C1C4 का यहाँ पे लिंकेज चलता है जब इसकी चेन जब यहाँ पर बनती है। आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको खुद यहाँ पर पता चल जाएगा। और दूसरा होता है इसमें ब्रांचिंग एक होती है। तो ब्रांचिंग जो आपकी बनती है, यहाँ लिख देता हूँ, ब्रांचिंग जो आपकी यहाँ पे बनती है, ब्रांचिंग आपकी C1C4 में नहीं बल्कि C1C6 कार्बन यूनिट्स में आपकी बनती है। C1C6 कार्बन यूनिट्स। तो याद रखिएगा, चेन जो है वो आपका C1C4 में होता है और ब्रांचिंग जो होती है वो आपकी C1C6 के बीच में होती है। अब यहीं पे ये हमसे बस ये पूछा है, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ बता दिया कि यहाँ पे C1C4 का चेन और C1C6 की ब्रांचिंग। तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो जहाँ बीटा डी आपको दिख रहा है वो तो पहले ही गलत हो जाएगा, ए और डी में है, बीटा डी होता नहीं है। और अल्फा डी में हमें चेक करना है, अल्फा डी C1C4। तो देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे आगे देखना है C2C6 लिंकेज। अरे C2C6 की तो कोई लिंकेज ही नहीं होती है, कार्बन नंबर 1 से ही आपकी लिंकेज स्टार्ट होती है। तो और यहाँ पे C2 दिया हुआ तो वो तो ऑब्वियसली नहीं होना है। और C ऑप्शन में आपका दिया हुआ है C1C6 लिंकेज, तो हाँ, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, C आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पहला जो होगा ये आई थिंक चेन के लिए पूछा होगा, और दूसरा जो है वो आपका ब्रांचिंग के लिए होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ये जो क्वेश्चन था ये आपके जेईई मेंस में अटेम्प्ट में आया हुआ था। जेईई मेंस आई थिंक ये 2019 या 20 का सवाल है। तो आप देख सकते हैं जेईई मेंस में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन लगभग बनते हैं, ज्यादा खतरनाक चैप्टर ये नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या रहा है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड इज। यानी कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है या अमीनो एसिड का दूसरा नाम प्रोटीन जो यहाँ पर बेसिक है, यानी कि बेसिसिटी उसकी सबसे हाई है।
तो एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि पूरे जितने भी अमीनो एसिड्स आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, उनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं, 2 अमीनो एसिड्स विच आर बेसिक, यानी कि जितने भी आप अभी तक अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे, सारे अमीनो एसिड्स में आपको सिर्फ 2 ही अमीनो एसिड्स ऐसे मिलेंगे जिनकी बेसिटी होगी या जो बेसिक होंगे। बाकी जितने भी आप पढ़ेंगे वो या तो आपके कुछ एसिडिक होंगे या तो आपके किसी और तरीके के आपके मीन्स वो अमीनो एसिड्स होंगे। ठीक है, अमीनो एसिड्स यहाँ पे बेसिक का मतलब क्या होना है? बेसिक का मतलब कि यहाँ पर NH2 ग्रुप आपका ज़्यादा रहेगा, यानी कि NH2 ग्रुप आपके ज़्यादा रहेंगे। और अगर आप ऑप्शंस में यहाँ पे आप देखेंगे तो सिराइन जो होता है ये आपका एक तरीके का सब्स्टिट्यूटेड एलानिन शायद ये होता है आपका सब्स्टिट्यूटेड एलानिन एक तरीके होता है। हिस्टिडाइन में आपका एक अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तो ये अल्कोहलिक ज़्यादा होता है, नॉट बेसिक। अल्कोहलिक ग्रुप ये आपका हो जाएगा। ल्यूसाइन भी आपका एक तरीके का एसिडिक कंपाउंड ही माना जाता है, एसिडिक अमीनो एसिड। और सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है, यानी कि लाइसिन यही आपका बेसिक अमीनो एसिड यहाँ पे माना जाता है। और जो 2 अमीनो एसिड जो आपके बेसिक माने जाते हैं उनमें आपका एक होता है आपका लाइसिन और एक होता है आपका आर्जिनाइन। याद रखिएगा, लाइसिन और अर्जिनाइन, सिर्फ यही दोनों अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, यानी जिनमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होता है। स्ट्रक्चर्स पे इनके सवाल कभी नहीं बनता है, स्ट्रक्चर्स कभी जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन आप फिर भी अपनी तसल्ली के एक बार स्ट्रक्चर्स को देख लीजिएगा, ड्रॉ करके पूरी कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो और अगर इन दोनों में अगर आपको बेसिटी का सवाल कभी पूछ दिया जाए तो ज़्यादा बेसिक जो होता है, बेसिक मोर, वो आपका कौन सा होता है? अर्जिनाइन होता है। लाइसिन आपका अर्जिनाइन के मुकाबले कम बेसिक होता है और अर्जिनाइन आपका ज़्यादा बेसिक होता है। और अगर लाइसिन का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। ये आपके कार्बन है, यहाँ पे आपका एक NH2 ग्रुप रहता है, यहाँ पे आपका कार्बन और यहाँ पे एक NH2 ग्रुप। ये देख लीजिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और फिर यहाँ पे आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद होता है। तो ये कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बन के आता है। स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए और खुद से ही बनाने का एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी आपका जेईई मेंस, ये क्वेश्चन मुझे याद है, जेईई मेंस जो है वो आपका 2019 का सवाल है। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन आपका ये है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए, तब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे हम देखते हैं क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पूछा है विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे हमें बताना है कि पेप्टाइड बॉन्ड का यहाँ पर करेक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो पेप्टाइड बॉन्ड पहले आपको बता देता हूँ, ये प्रोटीन्स के बीच में होते हैं। प्रोटीन्स के बीच में आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स यहाँ पर बनते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इससे होता है, कोन्हा से याद रख लीजिए, CONH, कौन है, कौन से आप याद रखिए, या फिर आप इसको चाहें तो दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। वो आप यहाँ पे आपको जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो CONH से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। जहाँ पे भी CONH देख लीजिए वो आपका सही होगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो C होता है और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एक होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड बनता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और जो आपका इससे फिर आपका NH जुड़ा रहता है, N और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, C और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं, ए ऑप्शन नहीं होगा आपका, ए में यहाँ पे N के साथ कुछ दिया ही नहीं है तो ये सीधा यहाँ पे इसको कार्बन ही मान लिया जाएगा। बी में देखते हैं C डबल बॉन्ड हो NH, हाँ बिल्कुल सही, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अब हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमें यहाँ पर एक ऐसे विटामिन का नाम बताना है जो कि
फैट सोल्यूबल हो, यानी कि सोल्युबिलिटी उसकी फैट में डिफाइन हो, किसी और चीज में नहीं, वो सिर्फ फैट में, यानी कि फैट सोल्यूबल का मतलब कि वो बॉडी में ही स्टोर होके रह जाता है विटामिन, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो आप यहाँ पे तरीका मैं आपको देता हूँ। फैट सोल्यूबल विटामिन आपके 4 ही होते हैं, ए, डी, ई एंड के। ये चारों विटामिन आपके फैट सोल्यूबल विटामिन माने जाते हैं। और एक और आपका यहाँ पे एक आता है, वो होता है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल में जो आपके आते हैं वो आपके होते हैं यहाँ बी और सी होते हैं। और इनको याद करने का एक बहुत ही अच्छा और एक यूनिक तरीका होता है, आप इसको इससे याद रखिए, WBC। जैसे आप पढ़ेंगे बायो में व्हाइट ब्लड सेल्स आपके होते हैं, तो उसी तरीके से आप इसको याद रख लीजिए। W का मतलब यहाँ पे वाटर, B का मतलब विटामिन बी, C का मतलब विटामिन सी, वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड विटामिन सी। और ADEK ये सब आपके होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। A से K तक आप याद रख लीजिए, जिसमें B और C आपके वाटर सोल्यूबल होंगे, बाकी सब आपके फैट सोल्यूबल होंगे। तो आप देख लीजिए फैट सोल्यूबल विटामिन इसमें कौन सा है। ए ऑप्शन ही आपका मुझे लगता है सही होगा, क्योंकि इसमें बी दिया हुआ होगा नहीं, सी भी नहीं होता है, B12 भी आपका नहीं होता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ विटामिन सी। यानी कि हमें इन 4 ऑप्शंस में बताना है कि विटामिन सी का जो सबसे मोस्ट कॉमन सोर्स क्या होता है, यानी कि हमें विटामिन सी किस किस चीज़ों में हमें मिलते हैं जो हमें खाने चाहिए। तो याद रखिए विटामिन सी जो आपका रहता है वो आपका मिलता है आंवला में और लेमन में, उन सारे फ्रूट्स में जिनमें सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, फ्रूट्स विथ सिट्रिक एसिड, fruits with citric acid acids and many more जिस चीज में आपको सिट्रिक एसिड देखने को मिलेंगे उनमें विटामिन सी का सोर्स जरूर वहां पे मौजूद होगा। और साथ में आपके आंवला, लेमन यानी खट्टी जितनी भी चीजें होती हैं, खट्टी चीजों में विटामिन सी का सोर्स बहुत बढ़िया तरीके से हमें मिलता है। तो ऑप्शंस में देख लीजिए, पहला ऑप्शन आंवला, लेमन, साइट्रस फ्रूट्स। अरे भैया पहले ही ऑप्शन में आपका बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। ये जो बी है वेजिटेबल ऑयल, ये आप वेजिटेबल ऑयल जो रहता है इसमें आपको विटामिन ई मिलता है, इसमें विटामिन ई मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपको विटामिन के मिलता है, और लास्ट ऑप्शन जो है कैरेट और मिल्क, इसमें आपको विटामिन ए मिलता है, विटामिन की सप्लाई आपके रेगुलर डाइट में काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर इनका लैक होता है या इनकी कमी होती है तो आपको वेरियस तरीके की डिजीजेस जो रहती हैं वो आपको पकड़ सकती हैं, कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और जो मैंने आपको बताया ये आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था विटामिन के क्वेश्चंस की विटामिन की कमी की वजह से बॉडी में वेरियस टाइप की डिजीजेस हो सकती हैं। और देखिए उसी पे ये बेस क्वेश्चन पूछ दिया गया था, हमें यहाँ बताना है कि विटामिन ई की कमी से हमें कौन सी डिजीज झेलनी पड़ती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, विटामिन ई की जो कमी होती है उसकी कमी से हमें जो डिजीज होती है वो होती है आपकी मस्कुलर वीकनेस की, यानी कि आपके जो मसल्स होते हैं बॉडी के वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर मसल्स आपके वीक हो जाएंगे तो आपको काफ़ी अनहेल्दी सा फील होगा और आपकी तबीयत खराब हो सकती है और भी काफ़ी चीज़ें आपको हो सकती हैं। तो मस्कुलर वीकनेस रीजन होता है विटामिन ई की डिफिशियंसी का। ऑप्शंस में क्या हुआ है, रिकेट्स ना भैया, रिकेट्स जो रहता है ये तब होता है जब विटामिन डी की आपको कमी होती है, विटामिन डी की जब आपको कमी होती है, विटामिन डी डिफिशियंसी, यानी कि जब आपको विटामिन डी की कमी होगी तो रिकेट्स का मतलब कि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाना। और विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है वो आपको होता है सनलाइट। अगर आप धूप में बैठेंगे तो अगर आपकी बॉडी पे सनलाइट पड़ता है तो आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, जिसकी वजह से रिकेट्स होने का यहाँ पर सवाल नहीं होता है। एक और होता है, इसमें होता है आपका ऑस्ट्रोमेलेसिया, ये बच्चों को बेसिकली होता है, इनके बोन्स जो रहते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही फ्लफी टाइप हो जाते हैं, हार्ड नहीं रहते। अगला है बेरी जो रहता है ये तब होता है जब आपकी विटामिन बी की कमी होती है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से आपको होता है। और सी मस्कुलर वीकनेस, हाँ विटामिन ई की कमी से, यही मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया है, सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और आखिरी जो डी दिया हुआ है इसको हम बेसिकली ब्लीडिंग गम्स भी कहते हैं,
यानी कि जो मसूड़े जो आपके होते हैं उनमें खून लगने लगता है या उनसे खून आने लगता है, और ये तब होता है जब आपकी कमी होती है विटामिन सी की। विटामिन सी की कमी से आपको होता है। और विटामिन सी में अभी आपने देखा ही था, विटामिन सी के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, यानी खट्टी चीजें ना खाने का भी एक आपको यहाँ पर दिक्कत होती है, वो होता है आपका ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। वैसे यहाँ पे आप टूथपेस्ट का भी यूज करके लगातार करें तो उससे भी आपके गम्स ठीक रहते हैं, मसूड़े आपके ठीक रहते हैं। और विटामिन सी के सोर्सेज अगर आप लेंगे तब तो और भी अच्छा है यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अब हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पूछ रहा है द फुल फॉर्म्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमें बताना है कि डीएनए का और आरएनए का यहाँ पर फुल फॉर्म बेसिकली क्या होता है। याद रखिएगा डीएनए का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो आपका आरएनए होता है उसमें बस डीऑक्सी वर्ड को हटा दीजिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए का हो जाएगा आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का हो जाएगा आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनके स्पेलिंग्स आप जरूर याद कर लीजिएगा। और ऑप्शंस में जो आपका यहाँ पे सही होने वाला है वो आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ऑप्शंस में यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग्स को ही टेढ़ा मेढ़ा या तिरछा विरछा करके यहाँ पे बना दिए हैं ऑप्शंस को, और आपको यहाँ पर देखना है, तो आपको इसका स्पेलिंग जरूर याद रखना चाहिए। याद रखिएगा डीऑक्सी आता है डी में जब डीएनए की बात करते हैं, और जब आरएनए की बात करते हैं तो वहाँ पे बस राइबो वर्ड यूज होता है। न्यूक्लिक एसिड का आपको स्पेलिंग बताइए होगा, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड आर द करेक्ट फुल फॉर्म्स फॉर डीएनए एंड आरएनए रिस्पेक्टिवली। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 जो रहेगा वो आपका काफी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, देखिएगा जरूर। चलिए चलते उसकी तरफ। अब बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ क्या कह रहा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूछा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। मैंने बोला था क्वेश्चन बढ़िया आएगा, और इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करिए, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे है जो आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पे जरूर आपको समझाएगा। तो सबसे पहले सवाल यहाँ पे है कि डीनेचुरेशन जब प्रोटीन का हो रहा है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स आर डिस्ट्रॉयड बट 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स रिमेन इंटैक्ट। मींस जब प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन होता है तो उस केस में उसके पहली बात तो 4 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक होता है आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, 4 तरीके स्ट्रक्चर्स आपके प्रोटीन से बनते हैं। और इसमें बता रहा है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री स्ट्रक्चर जो रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब उनका डीनेचुरेशन किया जाता है। अब ये डीनेचुरेशन होता कैसे है, या तो कोई फिजिकल चेंज होता है, या तो आपका कोई केमिकल चेंज होता है, या टेम्परेचर चेंज होगा, या पीएच की वैल्यू में कोई चेंज होगी। ये बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपके प्रोटीन्स में डीनेचुरेशन देखने को मिलता है। तो और जब डीनेचुरेशन प्रोटीन्स का होता है तो याद रखिएगा कि उसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कितना भी डीनेचुरेट हो जाए वो स्ट्रक्चर को कुछ होना ही नहीं है, वो स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और वो होता है आपका 1 डिग्री स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पहले ऑप्शन में जो दिया हुआ है कि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री आर डिस्ट्रॉयड, यानी कि पहला 1 डिग्री भी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये तो आपका नहीं होगा सही। याद रखिएगा 1 डिग्री स्ट्रक्चर जो रहता है वो आपका कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, क्योंकि 1 डिग्री जो रहता है उसका स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ ऐसा होता है, ये आपका 1 डिग्री होता है। 2 डिग्री जो आपका होता है वो आपका कुछ ऐसे ऐसे बनता है। 3 डिग्री जो रहता है ये आपका और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा होने लगता है, ऐसे 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 करीब एकदम होता है। और जो आखिरी वाला आपका बनता है 4 डिग्री स्ट्रक्चर, वो आपका और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ बहुत ही अजीब ऐसा कुछ लगभग रहता है। आप देखेंगे बुक में तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और आप खुद ही यहाँ पे देख लीजिए, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो ये जब एकदम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना हुआ है तो इसमें कैसे कोई चेंज हो जाएगा, इसमें आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा। ये ना तो ये यहाँ पे कुछ किसी तरीके से ओपन हो रहा है, ना ही कहीं से क्लोज हो रहा है, ये तो बस अपना स्ट्रेट ऐसे चल रहा है। तो 1 डिग्री स्ट्रक्चर इससे आप कह सकते हैं कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, चाहे आप प्रोटीन्स का कितना भी डीनेचुरेशन कर दें। और जबकि आपके ये तीनों स्ट्रक्चर जो है 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री ये हमेशा यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यहाँ कोई ना कोई तरीके का चेंज जरूर यहाँ पे हो जाता है, ये खुलने लगते हैं, ये अनफोल्ड होने लगते हैं, और ये जो कॉइलिंग है इनकी कॉइलिंग भी कम होने लगती है, और ये भी 1 डिग्री की तरफ ही धीरे धीरे इनका स्ट्रक्चर जैसा बनने लगता है डीनेचुरेशन के टाइम पे।
अगले ऑप्शन में क्या दिया है, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स आर डिस्ट्रॉयड बट 1 डिग्री स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। हाँ, बी ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही बात यहाँ पे कह रहा है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री दोनों आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन 1 डिग्री को कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जैसा है एज इट इज वैसा ही रहेगा। तो अगर बी आपका सही हो गया तो बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑल 1 डिग्री रिमेन्स इंटैक्ट। ना भैया, डीनेचुरेशन होता है तो 1 डिग्री तो वहां पे नहीं डिस्ट्रॉय होता है, बाकी सब आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सारे बता रहे सारे के सारे ही डिस्ट्रॉय होते हैं, सारे के सारे एज इट इज रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगला ऑप्शन क्या है, आखिरी वाला, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑल आर डिस्ट्रॉयड। ना भैया, 1 डिग्री आपका पहली बात तो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर यहाँ पे ये 1 डिग्री को बताता है कि 1 डिग्री डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, बाकी सब डिस्ट्रॉय होंगे, तभी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होता है, लेकिन ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और उम्मीद है आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक वैसे ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया। इसके स्ट्रक्चर्स पे बेसिकली हल्के फुल्के सवाल ही बनते हैं, लेकिन आप इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी में एक पूरी की पूरी पेज जो है वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे यहाँ पूछ रहा है कि सेलेक्ट द बेस विच इज नॉट कॉमन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए में इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है या ऐसा कौन सा बेस है जो इन दोनों में कॉमन नहीं होता है। तो हमेशा याद रख लीजिए, डीएनए जो आपका होता है, डीएनए में आपका AGCT होता है, AGCT, और आरएनए जो आपका होता है वो आपका हमेशा AGCU होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो चीज कॉमन रहती है वो होता है आपका AGC, और यहाँ पे भी आपका AGC, दोनों में आपके AGC कॉमन रहते हैं। और AGC का जो यहाँ पे नाम बनता है, A से आपका होता है आपका एडेनाइन, G से आपका होता है गुआनाइन, T से आपका होता है यहाँ पे थाइमीन, और C से यहाँ पे आपका होता है साइटोसाइन। एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एंड थाइमाइन। और अगर यहाँ पे भी देखें तो AGC का यही सेम नाम रहता है, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन। जो ये आपका यू रहता है डिफरेंट, इसे हम कहते हैं यहाँ पर यूरासिल। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि आरएनए में आपका थाइमाइन एब्सेंट होता है और यूरासिल आपका यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यूरासिल। और यहाँ पे डीएनए में आपका यूरासिल एब्सेंट होता है और आपका थाइमीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अब ऑप्शंस में देख लीजिए कौन सा यहाँ पे कॉमन आपको नहीं दिख रहा है। गुआनाइन कॉमन होता है तो ये तो नहीं होगा। थाइमीन आपका यहाँ पर नहीं होता है, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और सी अगर आप देखें तो सी भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। अगर आपको कभी भी एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लगते हैं तो आप उसको टिक जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है कि अगर 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं और 2 में से अगर आपका 2 में से आपने एक भी ऑप्शन पे अगर टिक लगा दिया होता है सही वाले में, तो आपका नंबर ज़रूर मिल जाते हैं। लीव करेंगे या गलत करेंगे तब तो नहीं मिलना है, लेकिन अगर आप उसको कर देंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और साइटोसाइन तो आपको कॉमन होता है तो डी तो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे सही दिख गए, एक आपका थाइमिन और एक आपका यूरासिल। ये डीएनए होता है, डीएनए बेस होता है आपका ये, और ये जो आपका होता है ये आपका आरएनए बेस होता है, आरएनए बेस आपका होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छा होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट थायरॉक्सिन। यानी कि अब हमारा सवाल यहाँ पे हार्मोन्स पे आ गया। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। ये आपका हार्मोन्स का सवाल है, याद रखिए हार्मोन्स। तो थायरॉक्सिन जो रहता है, थायराइड ग्लैंड आपका एक बॉडी एक पार्ट होता है जो थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। तो अब जहां पे आपको थायराइड ग्लैंड सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी में देखेंगे पैनक्रियाज आपका थायरॉक्सिन है, पैनक्रिएज आपका एक तरीके का देता है पैनक्रिएज हार्मोन। लीवर जो रहता है ये आपका बाइल जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है, हार्मोन नहीं। और जो टेस्टिस होता है ये आपका टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एडिशंस डिजीज इज ट्रीटेड बाय, यानी कि ये जो आपकी डिजीज होती है एडिशंस डिजीज, इसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो यहाँ जो ट्रीट करने है इसको दो तरीके का हार्मोन्स ट्रीट करते हैं, एक होता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। तो दोनों आपके सही हो जाएंगे, और अगर दोनों सही हैं तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। एडिशन से इसको ये दोनों तरीके के हार्मोन्स अच्छे से ट्रीट कर देते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, ये स्ट्रेस लेवल को बॉडी में कंट्रोल करते हैं और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी ये कंट्रोल कर देते हैं, उनको एक लिमिट में रखते हैं कि इतने तक वो रहें। और जो आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ये जब बॉडी से किडनी के थ्रू जब वाटर या सॉल्ट या किसी भी चीज़ का सिक्रीशन होता है या एक्सक्रीशन होता है बॉडी से, तो उस केस में उसके लेवल कंट्रोल करने के लिए मिनरल कॉर्टिकॉइड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उनके लिमिट को कंट्रोल करते हैं। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा। अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ चुके हैं हम अपने इस वीडियो के ओवरऑल लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और बायोमोलिक्यूल्स का भी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है इस लेक्चर में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे है कि मैच द कॉलम, हमें मैचिंग खेलना है। लिस्ट ए को लिस्ट बी से हमें यहाँ पे मैच करना है। आइए बहुत आराम से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है विटामिन ए। तो यहाँ पे विटामिन ए किससे मैच करेगा, विटामिन ए जो जाएगा वो आपका यहाँ पर इस 2 से मैच करेगा। ज़ेरोफ्थैल्मिया आपका क्या होता है, ये आपकी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ये क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस आपका एक तरीके का डिजीज होता है जो विटामिन ए की कमी से होता है। आपको ठीक से दिखता नहीं, आपको मीन्स आपको विजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम फील होती है। तो ए का तो आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला बी थियामाइन। थियामाइन जो रहता है ये आपका B1 का ही दूसरा होता है, विटामिन B1 इसी का सेकंड नेम जो होता है या अदर नेम वो होता है आपका थियामाइन। और इसकी कमी से आपको क्या होता है, बेरी डिजीज यहाँ पे होता है, आपको यहाँ पे बेरी डिजीज होता है। ठीक है, अब ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए का तो 2 होने वाला है, तो ए का यहाँ पे 2 नहीं है, उसको तो पहले गैप कर दीजिए। ए यहाँ पे आपका नहीं होगा, बी आपका चलिए हो जाएगा, सी भी गलत है और डी भी आपका यहाँ पे मान सकते हैं। अब अगला B3, तो बी का 3 देख सकते हैं, बी और डी दोनों में बी का 3 दिया हुआ है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब हमें सी और डी में पता करना है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, अभी पिछले ही क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो रहता है वो एडिशंस डिजीज को ट्रीट करता है। तो सी का तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बी में ये दिया गलत है, तो ये आपका खत्म, और डी इसी के साथ आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और एस्ट्राडायोल जो रहता है वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए होता है एक हार्मोन। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो है ये सवाल आपका CUET 2024 का क्वेश्चन है। CUET 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि हार्मोन्स पे, आपके विटामिन पे, इनमें कितने छोटे छोटे सवाल बनते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे सवाल भी आपको बनते हैं। आपको बस यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है और कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। जो आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बनते हैं, कंसेप्चुअल सवाल बनते हैं, वो आपके सिर्फ ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से ही बनते हैं। इनसे ऐसे ही हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, न्यू 2025 का ये हमारा पहला लेक्चर है, बायोमोलिक्यूल्स का ये हमारा दूसरा और आखिरी पार्ट है। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको इस चैप्टर में कराए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे, आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में। तो अब हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, और हमारा इसके साथ जो अगला लेक्चर आएगा वो अगला लेक्चर अब आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से किसी एक चैप्टर का होगा। वैसे तो आगे 2 चैप्टर्स और हैं जो ऑर्गेनिक में आपके आते हैं, एक आपका यहाँ पर शायद पॉलीमर्स है और एक आपका लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। तो वो चैप्टर्स बेसिकली मैं उसको अभी नहीं कराऊंगा, उस चैप्टर को मैं आगे चल के फ्यूचर में कराऊंगा। फिलहाल के लिए अभी आपके ऑर्गेनिक पोर्शन के लिए जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, चाहे वो बोर्ड लेवल के लिए हो, JEE, नीट, CUET, सबके लिए मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करा दिए हैं। आखिरी 2 चैप्टर्स को भी हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे, जरूर देखेंगे आगे चल के। तो अब हमारा अगला लेक्चर जो रहेगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर होगा, और उम्मीद है आपको वो लेक्चर भी अच्छे लगेंगे। और अब हम इस वीडियो से जुदा लेते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो चलिए, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर 2025 टू ऑल वंस अगेन। थैंक यू।